Hello students, this is Ravinder Dahiya, motivational speaker, educational counselor and I welcome you in this fresh video। और आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पोएटिक डिवाइसेस को, या फिर इनको आप कह लीजिए लिटरेरी डिवाइसेस। और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ आई टॉक अबाउट द स्टूडेंट्स ऑफ 10th एंड 12th क्लास, इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये टॉपिक आपको आता है या नहीं आता है, इन बातों के बीच में इतना डिफरेंस पड़ता है कि 4 to 5 मार्क्स आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। तो इस कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीज़ें पेपर के अंदर पूछी जाती हैं, किस तरह से पूछी जाती हैं, वो सब चीज़ें इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो सबसे पहले फटाफट से अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ इस लिंक को शेयर कर दीजिए जो ये तो 10th क्लास में या 12th क्लास में है, या फिर वो किन्हीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये टॉपिक उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। फिगर ऑफ स्पीच की अगर बात करूं मैं, तो उसमें कुछ और भी कॉन्सेप्ट होते हैं, वो वीडियो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलने वाला है, तो आप वहां जाएं, उस वीडियो को देखें, वहां पर आपको तमाम फिगर ऑफ स्पीच जो है वो देखने को मिलेंगे। यहाँ हम बात करेंगे सिर्फ उन पोएटिक डिवाइसेस या लिटरेरी डिवाइसेस की जो आपके सिलेबस में सबसे ज़्यादा यूज़ हुए हैं। अगर मैं बात करूँ 10th या फिर 12th क्लास के सिलेबस की, और उनमें से क्या चीज़ें बार बार आपसे पूछी जाती हैं, वही चीज़ें जो है इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टे कनेक्टेड, एटलीस्ट जब तक ये वीडियो ख़त्म नहीं होती है तब तक। तो 1 by 1 इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे और उनके एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट है राइम। तो सबसे पहला जो पोएटिक डिवाइस है वो है राइम। राइम का मतलब होता है धुन। ट्यूनिंग की यहाँ पर बात होती है, और ट्यूनिंग से मेरा मतलब है जहां पर साउंड की ट्यूनिंग मैच करती है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? रिपीटेशन ऑफ एंड साउंड। मतलब कि अगर आपको पोइट ने कोई स्टैंजा दिया है, उस स्टैंजा में मान लीजिए 4 लाइन है, ये 10th क्लास के अंदर भी काम है और 12th क्लास के अंदर भी काम है। और मान लीजिए पहले उस स्टैंजा की जो फर्स्ट लाइन है उसके लास्ट में जो वर्ड है वो है फॉरएवर, सेकंड जो वर्ड है वहां पर है नेवर, और थर्ड जो वर्ड है, थर्ड लाइन का जो एंड वर्ड है वो ईच है, और उसके बाद बीच। तो ये 4 डिफरेंट जो है वो लाइनें हैं, और उनका जो एंड साउंड है वो फॉरएवर, नेवर, ईच, बीच, इस तरीके से वो लाइन जो है इन वर्ड्स पे एंड होती है। तो राइम का मतलब क्या होता है? हमें ट्यूनिंग देखनी है। तो ट्यूनिंग के अंदर लास्ट के 2 लेटर्स को भी हम कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि एक लेटर का कोई साउंड आएगा नहीं वहाँ पर, तो कम से कम जब 2 जुड़ेंगे तो एक धुन जो है वो तैयार वहाँ पर होगी। तो हमने देखा कि यहाँ पर फॉरएवर है, तो लास्ट में साउंड हमने समझ लिया फॉरएवर एक साउंड है। उसके बाद नेवर में भी लास्ट में लगभग सिमिलर साउंड है। तो जो फर्स्ट लाइन का सबसे एंड साउंड है उसको हम लोगों ने मान लिया ए। ओके, अब सेकंड लाइन में जब हम गए, अगर मान लीजिए वही साउंड रिपीट है तो इसका मतलब वो भी ए है। अगर मान लीजिए साउंड डिफर है, अलग साउंड है, तो उसको बी मान लेंगे। ठीक है, अगर साउंड सेम है तो ए, अगर साउंड अलग है, फर्स्ट लाइन का जो साउंड था एंड की अगर मैं बात करूं तो वो सेकंड से डिफरेंस है, तो सेकंड बी हो जाएगा। मान लीजिए थर्ड लाइन का साउंड अपने आप में अलग है तो वो सी होगा। तो इस तरीके से हम लोग बदलते जाएंगे। जहां पर भी साउंड रिपीट होगा, मान लीजिए यहां पर फॉरएवर के बाद नेवर आया, तो हमने देखा कि ये भी ए है और उसके बाद ये भी ए है क्योंकि साउंड सेम है। उसके बाद हम थर्ड लाइन पर गए, वहां पर हमने देखा ईच, तो इन दोनों से मैच नहीं करता, मतलब तो ये ए साउंड तो नहीं है। ए साउंड हमने क्या मान लिया? फॉरएवर, नेवर, एवर, ये सब साउंड आएंगे तो ए है। कुछ डिफरेंस है तो फिर इसका मतलब ये हमने बी कंसीडर किया। उसके बाद फोर्थ लाइन पे गए बीच, तो बीच में भी फिर ईच वाला साउंड आता है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया? बी। तो अगर इस ऐसा एक स्टैंजा आपके सामने है, तो उसमें से अगर आपसे एग्जामिनर ने पूछा कि व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा, तो आप उसको बोलेंगे कि जी यहाँ पर ए ए बी बी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो राइमिंग स्कीम बनती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? राइम का मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ एंड साउंड। तो एंड में जो साउंड है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वहां पर जो है क्या राइम बनने वाली है, वो एंड साउंड के ऊपर डिपेंड करने वाला है। उसके बाद सेकंड नंबर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सिमिली। ठीक है, सिमिली, सिमिली क्या कहता है? सिमिली मीन्स सिमिलैरिटी। डेफिनेशन सुन लीजिए क्या है? अ कंपैरिजन ऑफ 2 थिंग्स दैट आर डिफरेंट। ऐसी 2 चीज़ों का कंपैरिजन यहाँ पर होगा जो अलग अलग है, मतलब अनलाइक ऑब्जेक्ट हैं। अगर मैं एक आसान भाषा में कहूँ तो वो अनलाइक ऑब्जेक्ट है, मतलब अनलाइक चीज़ें हैं, एक दूसरे जैसी नहीं है वो चीज़ें, बट वहाँ पर कंपैरिजन है। लेकिन कंपैरिजन के लिए वर्ड यूज़ करे जाएंगे लाइक या फिर
एज, ये दो वर्ड्स यूज किए जाएंगे। अगर ये दो वर्ड आपको कहीं दिखते हैं और इन दो वर्ड्स की मदद से कोई एक लाइन आपको दी, उसमें पूछा एग्जामिनर ने कि यहाँ पर कौन सा लिटरेरी डिवाइस है, तो फिर आपको आंख बंद करके सिमिली को टिक कर देना है। सिमिली हमारा यहाँ पर जो है वो राइट चॉइस बनेगी। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, माई लव इज एज लाइक एज रेड रोज। ठीक है, तो यहां पर एज भी आया है, यहां पर तो लाइक भी आया है, तो ये तो बिल्कुल ही सामने से आपको दिखाई दे रहा है। तो यहां पर आप लोग क्या काउंट करेंगे, सिमिली। तो लाइक और एज से अगर दो ऐसी चीजों को कंपेयर कर दिया जाए आप लोग के सामने, दो ऐसे ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर दिया जाए आप लोगों के सामने उस पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर, जो दो चीजें अनलाइक हैं। अब आपका लव और रोज ये दोनों अनलाइक चीजें हैं, लेकिन अमूमन पोएट इनको कंपेयर कर देते हैं। अगर वो कंपैरिजन लाइक या एज वर्ड से किया गया है तो फिर आप इसको काउंट करेंगे सिमिली के अंदर। जैसे एक 12th क्लास के अंदर एक वर्ड आता है, मैं यहां पर बताऊं तो लाइक कैटाकॉम्स। एलिमेंट्री जो पोएम है विलियम शेक्सपियर के बारे में वहाँ पर बताया गया है। शेक्सपियर हेड और कई चीज़ें कंपेयर करी गई आपस में, तो वहाँ पर एक फ्रेज आता है लाइक कैटाकॉम्स। और ये एग्जाम्स के अंदर कई बार आता है कि लाइक कैटाकॉम्स के अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है या कौन सा लिटरेरी डिवाइस है, तो फिर वहाँ पर आप क्या बताएंगे, यहाँ पर सिमिली लाइक को यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो लाइक से पहले कोई चीज़ अगर कंपेयर कर रखी है इसके साथ और बीच में लाइक है तो वहाँ पर सिमिली बनेगा। उसके बाद आता है मेटाफर। सिमिली और मेटाफर सबसे ज़्यादा आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, जुड़े रहते हैं, और सबसे ज़्यादा इन दोनों के बीच में डिफरेंस करना जो है वो अक्सर देखा गया है। तो मेटाफर क्या कहता है, मेटाफर कहता है कंपैरिजन तो होगा, मतलब कंपैरिजन तो होगा, दो चीज़ों को एक दूसरे की तरह बताया तो जाएगा। लेकिन ये क्या कहता है, when comparison, as a comparison where an author describe a person or thing using words that not mean taken that mean to be taken literally। तो लिटरली जो चीज़ें एक दूसरे जैसी नहीं हैं उन दो चीज़ों को भी कंपेयर करके दिखाया जाएगा आप लोगों के सामने। जैसे कि ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। तो यहाँ पर वर्ल्ड और स्टेज दो चीज़ों को जोड़ करके कंपेयर करके यहाँ पर दिखाया गया है, सिमिलरिटी बताने की कोशिश करी गई है। लेकिन हम देखेंगे कि बीच में ऐसा कोई वर्ड नहीं आया है कंपैरिजन करने के लिए। तो लिटरली जो चीज़ पॉसिबल नहीं है, लिटरली जिन चीज़ों का मीनिंग जो है वो सेम नहीं है, ये दोनों सेम मीनिंग की नहीं है, वर्ल्ड और स्टेज का मीनिंग सेम नहीं है लिटरली अगर मैं बात करूं तो। लेकिन यहाँ पर इस पोएम के अंदर या इस पैराग्राफ के अंदर या इस लाइन के अंदर पोएट ने कोशिश करी है कि इन दोनों को मैं एक ही करके बताऊं। तो इस कंडीशन में हम लोग इसको काउंट करेंगे मेटाफर के अंदर। ठीक है, ये हमारा क्या एग्जांपल है मेटाफर का। जैसे यहाँ पर मैं 12th क्लास के एक पोएम की लाइन ले रहा हूँ, चिल्ड्रंस स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। ये लाइन जो है माई मदर एट 66 पोएम में से है। और इस लाइन में अगर आपसे पूछा जाए कि लिटरेरी डिवाइस कौन सा है, तो आप देखेंगे कि चिल्ड्रन और स्पेलिंग आउट यहाँ पर अक्सर आपसे पूछा जाता है। तो हम क्या करेंगे, हमने देखा कि यहाँ पर लाइक या एज तो नहीं है, तो सिमिलरिटी तो यहाँ पर नहीं है, तो सिमिली तो नहीं करेंगे। अब मेटाफर में भी कंपैरिजन कर रखा है, सिमिलरिटी बताने की कोशिश करी गई है। स्पेलिंग आउट का मतलब होता है जब चींटियाँ जो चींटी होती हैं वो जो अपने बिल से बाहर निकलती हैं झुंड बना करके एक बहुत बड़ी संख्या में, तो उनके उस प्रोसेस को स्पिलिंग आउट कहा जाता है। तो चिल्ड्रन तो फिर स्पिलिंग आउट तो नहीं हो सकते, चिल्ड्रन तो अपने घरों से नॉर्मली बाहर आते हैं, कम्स आउट होते हैं या केम आउट होते हैं, कम आउट होते हैं। लेकिन बच्चों को कुछ इस तरीके से बताया गया जैसे चींटियां अपने बिल से बाहर निकलती हैं। तो यहाँ पर जो कंपैरिजन या सिमिलरिटी शो करी गई है विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइक एंड एज, तो ये दोनों अगर बात करी जाए तो लिटरली तो सेम नहीं है, इनका जेन्युइनली मीनिंग जो है वो कभी सेम नहीं है। तो बच्चे और चींटियों का बिल से बाहर आना, इन दोनों को एक कंडीशन में डाल दिया गया, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने मेटाफर को यूज़ किया है, क्योंकि बीच में कोई लाइक या एज वर्ड नहीं आया है। तो सिमिली मेटाफर में डिफरेंस ये होता है, दोनों जगहों पर अनलाइक ऑब्जेक्ट को ही कंपेयर किया जाता है, दोनों जगहों पर अनलाइक ऑब्जेक्ट की ही सिमिलरिटी बताई जाती है। लेकिन सिमिली जहाँ पर होगा वहाँ पर लाइक और एज भी आएगा, और मेटाफर जहाँ पर होगा वहाँ पर लाइक और एज की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है पर्सोनिफिकेशन। अगला लिटरेरी डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन।
पर्सोनिफिकेशन। फटाफट आप लिंक को ना शेयर जरूर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, और लेटर ऑन जब ये वीडियो खत्म होगी तो वीडियो को भी जरूर शेयर करें सो दैट उनको भी ये एडवांटेज मिल सके। तो पर्सोनिफिकेशन क्या कहता है? फिगरेटिव लैंग्वेज। पर्सोनिफिकेशन एक फिगरेटिव लैंग्वेज है फ्रेंड्स, ठीक है। कैसी लैंग्वेज है? फिगरेटिव लैंग्वेज है। जस्ट आपके दिमाग में एक अलग तरह की फिगर बनाई जाती है उस पर्टिकुलर चीज को लेकर के। रूल क्या कहता है, डेफिनेशन क्या कहती है? फिगरेटिव लैंग्वेज है इन विच नॉन ह्यूमन थिंग्स आर रिप्रेजेंटेटेड एज हैविंग ह्यूमन क्वालिटीज। मतलब आपके सामने नॉन लिविंग चीजों को, यानी कि नॉन ह्यूमन जो इंसान नहीं है, उनके अंदर ह्यूमन क्वालिटी को रिप्रेजेंट करके दिखाया जाएगा आप लोगों के सामने कि ये कोई चीज़ है जो नॉन ह्यूमन है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ ऐसी बातें दिखाई जाएंगी, ऐसी क्वालिटी दिखाई जाएंगी जो एक ह्यूमन के अंदर होती हैं। चीज़ वो ह्यूमन नहीं है, नॉन ह्यूमन है, बट उसकी क्वालिटी जो है वो ह्यूमन जैसी है। फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंटिंग ट्रीज, 12th क्लास की एक पोएम के अंदर, माई मदर एट 66, पेड़ भाग रहे हैं। स्प्रिंटिंग ट्रीज, स्प्रिंटिंग ट्रीज के अंदर अब पेड़ तो जनरली भागते नहीं हैं स्टूडेंट्स, पेड़ जो है वो नहीं भागते हैं, लेकिन फिर भी अगर इस पोएम के अंदर ये चीज़ आपके सामने आए और इसमें से आपसे पूछा जाए कि आपको लिटरेरी डिवाइस बताना है, तो ऑब्वियसली आप देखेंगे कि पेड़ और भागना दोनों ही अलग अलग हैं। तो यहाँ पर किसी भी एंगल से इंसान तो भागते ही हैं, या ह्यूमन के तौर पर मैं यहाँ पर एनिमल्स को भी काउंट कर लूँ, लेकिन पेड़ों का भागना तो पॉसिबल नहीं है। तो पेड़ नॉन ह्यूमन है, लेकिन स्प्रिंटिंग मीन्स के भागना, स्पीड से भागना, ये ह्यूमन क्वालिटी है। तो फिर यहाँ पर एक नॉन ह्यूमन चीज़ को ह्यूमन क्वालिटी के साथ आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया है, तो ये बनेगा पर्सोनिफिकेशन। हिंदी में इसको मानवीकरण कहते हैं, मानव की तरह किसी चीज़ को बताना और जो मानव नहीं है उसको। तो स्प्रिंटिंग ट्रीज ये एक एग्जाम्पल है जो पेपर में आता है 12th क्लास के एग्जाम के अंदर। उसके बाद नंबर 5 पे हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है, या लिटरेरी डिवाइस है, या पोइटिक डिवाइस है, कुछ भी कह लीजिए आप, ठीक है, पेपर में किसी भी नाम से ये आ सकता है। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन, एलिट्रेशन में क्या है फ्रेंड्स, समझिए एक बार। रिपीटिशन ऑफ ए साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स। साउंड की रिपीटिशन, एक साउंड बार बार अगर रिपीट हो रहा है उसको कहते हैं एलिट्रेशन। जैसे मिक्की माउस, सी मैं लिखूं मिक्की माउस, ठीक है, एक सेंटेंस के अंदर ये दोनों वर्ड लगातार अगर आते हैं मिक्की माउस, तो फिर साउंड यहाँ पर म की साउंड जो है वो रिपीट हो रही है, तो ये एलिट्रेशन है। उसके बाद अगर मैं कहूँ कोका कोला, ठीक है, कोका कोला, अलग अलग लाइंस के अंदर बहुत सारे साउंड आपको रिपीट होते दिखाई दें, कोका कोला, को, ठीक है, या क की साउंड जो है रिपीट हो रही है। उसके बाद मैंने कहा सी, ठीक है, सी, दोनों वर्ड अलग अलग हैं लेकिन साउंड की रिपीटिशन हो रही है, तो ये एग्जाम्पल बनता है एलिट्रेशन का। काफ़ी आसान है, सिर्फ आपको साउंड देखने, अगर आप उस सीक्वेंस को, उस लाइन को पढ़ करके देखें और वहाँ पर आपको पता लगे कि बार बार एक ही साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे? एलिट्रेशन। उसके बाद एलिट्रेशन और रिपीटिशन में फ़र्क होता है। 6 नंबर पे जो पोएटिक डिवाइस है वो रिपीटिशन है, ठीक है, वो क्या है? रिपीटिशन। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एलिट्रेशन के अंदर एक साउंड रिपीट होता है और रिपीटिशन के अंदर क्या होता है, पूरा का पूरा वर्ड ही रिपीट हो जाता है, ठीक है, समझिए आप इस बात को। एक तो हम लोग बात करते हैं एलिट्रेशन की जहां पर साउंड रिपीट हो रहा है, मिक्की माउस, मैं की साउंड रिपीट होती है, बट सॉरी, रिपीटेशन की अगर मैं बात करता हूं तो जैसे मान लीजिए स्माइल एंड स्माइल, कंटिन्यूअसली एक स्माइल एंड स्माइल, कॉन्टिन्यूसली एक ही वर्ड अगर रिपीट हो रहा है तो फिर वहां पर बनता है रिपीटिशन। उसको हम लोग क्या है? एलिट्रेशन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? रिपीटिशन। तो नंबर 6 हमारा रिपीटिशन था। एलिट्रेशन और रिपीटिशन में फर्क मैंने आपको बताया। इफ साउंड इज कॉन्टिन्यूसली रिपीटेड देन एलिट्रेशन हम उसको मानेंगे, बट द होल वर्ड, द कंप्लीट वर्ड इज रिपीटेड, सपोज कीजिए, तो वहां पर हम लोग उसको नाम देंगे रिपीटिशन का। देन उसके बाद आता है हाइपरबोले। हाइपरबोले मतलब खूब बढ़ चढ़ करके बोले। हाइपरबोले क्या करता है? ये किसी भी चीज को खूब बढ़ चढ़ करके बोलता है। हाइपर बोले, अतिशयोक्ति करना किसी चीज की। क्या कहता है? एन इंटेंशनल एंड एक्सट्रीम एग्जाग्रेशन फॉर एम्फेसिस और इफेक्ट।
ज़्यादा एम्फेसिस या इफेक्ट डालने के लिए जानबूझ करके किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके अगर बताया जाए, दैट इज़ नोन एज हाइपरबोले। जैसे जो है मैंने कहा दिस शर्ट कॉस्ट ₹10 करोड़। ये शर्ट मेरी आप देख रहे हैं, ये कितने भी रुपए की हो सकती है, 1000 रुपए की, 500 रुपए की, महंगी से महंगी 10,000 रुपए की, 20,000 रुपए की। लेकिन मैं कहता हूं दिस शर्ट कॉस्ट ₹10 करोड़। तो ये तो बढ़ा चढ़ा करके मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो बढ़ा चढ़ा करके मतलब बढ़ चढ़ करके जब बोला जाएगा किसी बात को एक्सेस में एग्जैगरेट करके एम्फेसिस डालने के लिए, या वहां पर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई इफेक्ट देने के लिए ऐसा किया जाता है जानबूझ करके। पोइट ऐसा करते हैं अपनी अलग अलग पोएम्स में, अलग अलग जो है वो फ्रेजेस के अंदर। ओके, जैसे एक लाइन आती है गार्बेज दैम, गार्बेज इज गोल्ड। अब गार्बेज इज गोल्ड ये अपने आप में हाइपरबोलिक एग्जांपल है, ठीक है। लोस्ट स्प्रिंग चैप्टर है 12th क्लास के अंदर, उस कहानी के अंदर ऐसा कहा गया कि उन लोगों के लिए गार्बेज इज गोल्ड। तो गार्बेज इज गोल्ड को अगर जनरली मैं आपके सामने पूछूं कि इसका क्या मतलब, इसमें कौन सा जो है वो फिगरेटिव या लिटरेरी डिवाइस आता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बोल दिया गया है। दैट इज़ वाई यहाँ पर क्या बनेगा, हाइपरबोले। एक होता है इमेजरी। नेक्स्ट हमारा आता है, ये कई बार मैंने कुछ एग्जाम्स में देखा है कि कई बार ये आता है डायरेक्टली, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता लेकिन डिफरेंशिएट करना जरूर आता है। मतलब कि 4-5 ऑप्शंस अगर होंगी, उसमें से एक ऑप्शन में जो है वो इमेजरी को डाल दिया जाएगा। तो इमेजरी कई बार हमें कंफ्यूज करती है। तो आज मैं क्लियर कर रहा हूँ स्टूडेंट्स का ये डाउट कि इमेजरी का मतलब क्या होता है। इमेजरी का मतलब होता है इमेज से कनेक्ट है ये, ठीक है। इमेज मतलब या फिर इसको सेंसरी भी कहते हैं, ठीक है। सेंस, इमेज या फिर सेंस, ठीक है, ये एक तरह की लैंग्वेज ही होती है। तो इमेजरी या सेंसरी लैंग्वेज किसको बोलते हैं वो समझ लीजिए, सो दैट आपके माइंड में कोई डाउट ना रहे। कहता है द यूज ऑफ लैंग्वेज टू क्रिएट मेंटल इमेजेस और सेंसरी इंप्रेशन फॉर इमोशनल इफेक्ट। समझ रहे हो, ये वाली वो लैंग्वेज होती है जब इसको रीडर पढ़ रहा होता है तो उसके माइंड में कोई मेंटल इमेज बनाने के लिए, या वो उस चीज़ को सेंस करे, वो उस चीज़ को रियलिटी में सेंस करे। हमने एक पोएम पढ़ी, सिर्फ उसको पोएम के पर्सपेक्टिव से पढ़ा, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन एक पोएट चाहता है कि जब मेरी पोएम को लोग पढ़ें तो वो अपने माइंड में एक इमेज भी डेवलप करे साथ साथ, कि जो चीज़ें वो पढ़ रहे हैं वो इतनी अच्छी तरीके से लिखा जाए या उसमें ऐसी सेंसेस डाल दी जाएं सो दैट उनके माइंड में एक इमेज क्रिएट हो साथ साथ, उसको कहते हैं इमेजरी। अगर किसी ऐसे स्टैंजा, कोई ऐसी लाइन आपको दिखती है जिसको पढ़ करके आप उस बात को सोचने पर मजबूर होते हैं, आप उस इमेज को डेवलप करते हैं अपने माइंड के अंदर, तो उसका मतलब उस लाइन के अंदर, उस पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर इमेजरी या सेंसरी लैंग्वेज को जो है वो यूज़ किया गया है। 12th क्लास की जो पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो लाइन्स हैं उसके, वो पोएम भरी पड़ी है इमेजरी लैंग्वेज से, ठीक है। एक वर्ड आता है फ्लावरी बैंड, जैसे मैंने बोला फ्लावरी बैंड, तो फ्लावरी बैंड अगर का मतलब होता है फूलों का बना हुआ बैंड। अच्छा, जब मैं नॉर्मली बैंड की बात करता हूं तो आपके दिमाग में एक इमेज बनती है, फिर मैंने बोला फ्लावरी बैंड, तो हमें से बहुत सारे जब इसको पढ़ेंगे, एक पर्टिकुलर किसी पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे उस चीज़ को, जब हम पढ़ रहे होंगे किसी एक संदर्भ में, तो वहाँ पर फ्लावरी बैंड जब आया तो हमारे दिमाग में फूलों का बैंड कैसे होता है, फिर हमारे दिमाग को वो इमेज स्ट्राइक करेगी और हम सोचेंगे कि शायद ऐसे बनता होगा, फूल ऐसे लगाए गए होंगे या ऐसे कुछ, तो वो इमेज क्रिएट होगी। और जब राइटर इमेज क्रिएट कर पाता है या आपके दिमाग में किसी एक चीज़ को पढ़ करके इमेज क्रिएट हो पाती है तो उसको कहते हैं इमेजरी। उसके बाद आता है साइनेडोचे। साइनेडोचे सुनने में अजीब सा लग रहा है, स्पेलिंग भी इसकी बड़ी अजीब सी है। साइनेडोचे इंग्लिश वर्ड नहीं है ये, दैट इज वाई थोड़ा डिफिकल्ट है। साइनेडोचे क्या कहता है, व्हेन अ पार्ट ऑफ समथिंग इज यूज टू रेफर टू अ होल। मान लीजिए कोई एक मतलब कोई एक सेंटेंस मैंने आपके सामने बोला और उस सेंटेंस का किसी एक पार्ट को मैंने किसी एक बड़ी चीज़ को शो करने के लिए इस्तेमाल किया। जैसे मान लीजिए मैंने एक नई कार खरीदी और मैंने उस कार की चाबी हाथ में ले रखी है और अपने फ्रेंड्स को मैं कह रहा हूँ कि आपको ये व्हील कैसे लगे। व्हील का मेरा मतलब है, व्हील तो मैं ऑब्वियसली नई कार खरीद करके लेकर के आया हूँ, तो पहिए तो दिखाने के लिए लेकर आया नहीं हूँ, ठीक है। और ये मैंने की, मान लीजिए मेरे हाथ में की है, सपोज कीजिए मेरे हाथ में की है और उस की को दिखा करके मैं बोलता हूँ
कैसी लगी, कैसी लगी से मेरा मतलब पीछे गाड़ी खड़ी है, आगे हाथ में की है, कैसी लगी। तो मतलब उस चीज़ के थ्रू मैंने उस पूरे ऑब्जेक्ट के बारे में जो मेरे पीछे है उसको बताने की कोशिश करी है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइने डोचे। जैसे डू यू लाइक माई न्यू व्हील्स, डू यू लाइक माई न्यू व्हील्स। तो यहाँ पर मैंने ऑब्वियसली पहिए दिखाने के लिए तो गाड़ी पीछे खड़ी करी नहीं है। या कैसी लगी, ऐसे मैं अगर सिंबल से बात कर रहा हूँ और पीछे मेरी कार खड़ी है तो ऑब्वियसली मैं वहाँ पर कार को ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको कहेंगे साइने डोचे। उसके बाद आता है असोनेंस। द नेक्स्ट पॉइंट इज असोनेंस। 9th नंबर पे आता है असोनेंस। असोनेंस क्या कहता है, अगर असोनेंस इज द रिपीटिशन ऑफ वोवल साउंड, वोवल साउंड की रिपीटिशन सेंटेंस के अंदर, एक लगातार कॉन्टिन्यूसली कुछ वर्ड्स के अंदर एक वोवल साउंड की जो है वो रिपीटिशन अगर हो रही है, जैसे मेलो, मेडिंग, ठीक है, मेलो, वेडिंग्स, सॉरी वेडिंग, बेल्स, मैं, वह, ब, मतलब कि अ साउंड जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, और ई सामने देखने पर भी जो है वो ई वॉवल जो है वो रिपीट हो रहा है। तो अगर रिपीटेशन ऑफ वॉवल है तो उसको हम लोग कहते हैं असोनेंस। इसका ऑपोजिट होता है कॉन्सोनेंस। इसका कॉन्सोनेंस, अगर कॉन्सोनेंट की साउंड कॉन्सोनेंट की साउंड अगर रिपीट हो रही है उसको बोलेंगे कॉन्सोनेंस। तो ये थे हमारे कुछ फिगर ऑफ स्पीच कह लीजिए, या फिर अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो लिटरेरी डिवाइस मैं इनको कहूंगा, पोएटिक डिवाइस कहूंगा, जो सबसे ज़्यादा बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। मुझे नहीं लगता इनसे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा। अगर आपको ये आते हैं तो फिर आपका 4 to 5 मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा उन बच्चों के साथ जिनको ये नहीं आते हैं। तो आई होप कि ये क्लास आपको कुछ समझ में आई होगी। जितने बच्चे भी कनेक्ट थे आई होप कि उन्होंने अच्छे से समझ लिया होगा। अगर वो 10th 12th क्लास में नहीं भी हैं, किसी और क्लास में हैं, तब भी ये हेल्पफुल है। ये 9th क्लास में भी हेल्प करेगा। ओके, आगे चल करके कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि पोएटिक डिवाइस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर कोई स्टैंजा आएगा, कोई पोएम में से कोई लाइन आपसे पूछी जाएगी, उसके बारे में क्वेश्चंस आएंगे, तो उनमें से जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन जरूर होंगे कि पोएट ने इस पर्टिकुलर लाइन में, इस पर्टिकुलर वर्ड में, या इस पैराग्राफ के अंदर, इस स्टैंजा के अंदर कौन से लिटरेरी डिवाइस जो है वो यूज़ करे हैं स्टूडेंट्स। तो ये थी आज की क्लास, और आई होप के चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं। फटाफट से अगर आप नए हैं हमारे चैनल के ऊपर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पुराने व्यूअर हमारे हैं तो लिंक को, सबको पता है, लिंक को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट कि उनको भी ये बड़ा बेनिफिट मिल सके। आफ्टर ऑल एजुकेशन इज़ फॉर ऑल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। थैंक यू।